नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो आप सभी के एग्जामिनेशन पर्पसेस यानी कि जूनियर और प्राइमरी सुपर टेट के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन के साथ ही साथ हम आप सभी के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट और कॉन्सेप्ट भी लेकर आए हैं जो इन क्वेश्चन से रिलेटेड है, ताकि इन्हीं कॉन्सेप्ट पे या एक्स्ट्रा फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं, आपके सुपर टेट एग्जाम्स में आते हैं, तो आप इन्हें इजीली सॉल्व कर सके। तो दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है हमारे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप ऑलरेडी आपके किसी ना किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिल करके जूनियर और प्राइमरी सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल पीडीएफ और क्वेश्चनर अटेंड करना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल 2021 शिक्षक भर्ती के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की सीरीज़ की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को जो आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आज की सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक स्टेटमेंट जो आप सभी को याद रखना है कि किसी भी काम को करने से पहले या एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले, कोई भी एनीथिंग आपकी लाइफ में जो भी आपने एम बना करके रखा हुआ है, तो आपको उस काम को करने से पहले छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं जो उन्हें प्लान करना होता है। ये स्टेप्स होते तो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन आपको बड़ी सफलता दिलाने में इन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। सबसे पहले चीज़ की देखिए, आपको यहाँ पे लेंथी स्टडी नहीं करनी है। मतलब आपको जितना भी सिलेबस दिया जाता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस, लेकिन क्या आपको पता है कि उन सारे सिलेबस में वो सारे सिलेबस कवर नहीं होते आपके एग्जामिनेशन या क्वेश्चन पेपर में। तो आपको ऐसी स्टडी करनी है जो कि स्मार्ट स्टडी हो, यानी वो सारे आप एरिया कवर कीजिए जो कि आपके एग्जामिनेशन से आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं जिस एरिया से। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड योर स्मार्ट स्टडी। तो वही स्मार्ट स्टडी को नज़र में रखकर हम वो सारे सेक्शन से क्वेश्चन उठा के लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट जूनियर लेवल के जो पेपर थे उसमें आ चुके हैं। और क्योंकि आपका जूनियर लेवल का पेपर ही है एस टेट का, तो बिल्कुल जो लेवल है आपका यूपी टेट का जूनियर का और एस टेट का जूनियर का वो लगभग सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जो अभी तक जूनियर एस टेट का पेपर जो था वो किसी ने अभी तक इमेजिन नहीं किया है। तो आप ऐसे मान करके चलिए कि वही क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपके यूपी टेट में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आज की सीरीज़ का जो सबसे पहला प्रश्न है वो सभी आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न, प्रकाश बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसे बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर 2 कॉपर, ऑप्शन नंबर 3 है निकल, ऑप्शन नंबर 4 है टंगस्टन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, यानी कि जो फिलामेंट का बल्ब होता है, सॉरी जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो हमेशा टंगस्टन से बनाया जाता है। ठीक है, टंगस्टन एक धातु होती है और इसी का उपयोग होता है फिलामेंट बनाने में। अच्छा, आखिर जो ये टंगस्टन है, जो आपके टंगस्टन धातु है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है और इसे ही क्यों फिलामेंट में यूज़ किया जाता है, तो ये भी आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में इसे याद कर लीजिए कि जो गलनांक है यानी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और रेजिस्टेंस होता है इसका मैक्सिमम होता है। ठीक है, यानी कि जो धातु है टंगस्टन, इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका सेकेंड थिंग है इसका रेजिस्टेंस, ये हाईएस्ट होता है। और इसी कारण जो है टंगस्टन गर्म होकर भी प्रकाश उत्पन्न करता है। और इसका जो गलनांक है यानी जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 3380 डिग्री सेल्सियस, और ये हाईएस्ट होता है। और इसी कारण इसे फिलामेंट में यूज़ किया जाता है ताकि गलने के बाद भी ये जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? तो आपको बताना है कि पूरे इंडिया में वो सबसे पहला जो हमारा परमाणु परीक्षण था, परमाणु उपकरण का परीक्षण, वो कहाँ किया गया था? चार ऑप्शंस आप सभी के स्क्रीन पे। सबसे पहला है तारापुर, ऑप्शन नंबर 2 है पोखरण, ऑप्शन नंबर 3 है कलपक्कम, सॉरी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शब्द आ गया। ठीक है, तो इसे आप इग्नोर कर दें।
ऑप्शन नंबर 3 है कलपक्कम, ऑप्शन नंबर 4 है श्रीहरिकोटा, श्री होना चाहिए था इसको, ठीक है। चलिए तो 4 ऑप्शंस आप सभी ने देखे। अब आपको यहाँ बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से पहली बार जो परमाणु उपकरण का परीक्षण था वो कहाँ पे किया गया था। तो यहाँ का जो आपका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पोखरण। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है आपको कि भारत ने अपना सबसे पहला जो परमाणु परीक्षण था वो 18 मई 1974 को किया था, ठीक है। और राजस्थान के जैसलमेर के जो पोखरण नामक स्थान है यहीं पर सबसे पहले जो था परमाणु उपकरण का परीक्षण किया गया था, ठीक है। इस परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है, क्या नाम था इस परीक्षण का, स्माइलिंग बुद्धा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो परमाणु परीक्षण का सॉरी सबसे पहले जो परमाणु उपकरण का परीक्षण किया गया था इस ऑपरेशन का नाम क्या था। तो इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये जो परीक्षण था इसमें 12 टन क्षमता का विखंडन उपकरण शामिल किया गया था। और इसके साथ साथ 12 मई 1998 में जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसका नाम शक्ति 98 के नाम से भी इसे जाना जाता था, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ कि ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो ऑपरेशन था, इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। पहली बार कब परफॉर्म किया गया था, तो 18 मई 1974 को इसका सबसे पहला परीक्षण किया गया था। कहाँ किया गया था, तो राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के पोखरण नामक स्थान पर इसे किया गया था, ठीक है। कई जो लोग जो हैं वो कंफ्यूज भी होते हैं श्रीहरिकोटा को लेकर के, ठीक है, कलपक्कम को लेकर के, तारापुर को लेकर के, क्योंकि ये सभी ऐसे स्टेशंस हैं जहाँ पे ये सभी एटॉमिक स्टेशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ये चीज़ आपको याद रहती है, अदरवाइज आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को आंसर करने में। अगला देखिए, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो है जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो जीपीएस का आपको पूरा नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर। सबसे पहला है ग्लोबल प्राइम सिस्टम, ऑप्शन नंबर 2 है ग्लोबल पीस समिट, ऑप्शन नंबर 4 है ग्लोबल पोस्टर सिस्टम और ऑप्शन नंबर 4 है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीपीएस का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में इसे जान लें कि आप जो जीपीएस आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका हिंदी में क्या नाम है। कई बार ये भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ऑप्शंस में आपको हिंदी में दिया हो तब आप क्या करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में तो आपको याद है कि जीपीएस फॉर होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो हिंदी में आप इसे बोलेंगे वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली। क्या बोलेंगे, वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली, जो कि जीपीएस का हिंदी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब ये है क्या जीपीएस, तो जीपीएस एक वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है, ठीक है। और इसका जो विकास है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। संयुक्त राज्य के रक्षा विभाग ने इसका जो विकास था वो किया था, ठीक है। और वर्तमान समय में जीपीएस का जो प्रयोग था बड़े पैमाने पर होने लगा है। तो ये भी चीज़ें बेहद ही इंपॉर्टेंट थी। क्या है जीपीएस का फुल फॉर्म, क्या होता है, हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, और ये किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि हिमेटोलॉजी जो है वो एक प्रकार की जो साइंस है वो किससे रिलेटेड है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है पौधे की प्रजनन प्रणाली, दूसरा है रक्त, तीसरा है जानवरों के खान पान की आदत, और ऑप्शन नंबर 4 है हड्डियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है हिमेटोलॉजी का अध्ययन जो है वो रक्त से संबंधित है, ठीक है। हिमेटो मतलब ही होता है ब्लड रिलेटेड, जैसे हिमेटोपोइसिस मतलब होता है ब्लड सेल्स का बनना, ठीक है, सॉरी हीमोपोइसिस, ठीक है। और उसी तरीके से लॉजी मीन्स होता है स्टडी, और हिमेटो मीन्स होता है ब्लड। तो ब्लड से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ होती हैं दैट आर कॉल्ड हिमेटोलॉजी। अच्छा, इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जितने हम आपको बता रहे हैं टर्म्स, यहीं से एक न एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में आने की बेहद ही चांसेस हैं, ठीक है। सबसे पहला है देखिए डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वो टर्म है जो कि वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकेंड देखिए टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर मीन्स होता है कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से जो टिश्यूज हैं उनका कल्चरिंग होता है। तो ये क्या कहलाता है आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मीन्स क्या कि प्लांट के एक छोटे से पार्ट का जो है, प्लांट का कोई टिश्यू ले लिया और इसे ऐसे न्यूट्रिटिव मीडियम में डाला जहाँ पे ये क्या करता है, सेल्फ
डेवलप करता है, ठीक है। डिवीजन के बाद ये आगे चल कर के एक प्लांट बॉडी के रूप में जनरेट हो जाता है, तो यही कहलाता है आपका टिश्यू कल्चर। अगला देखिए वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी मीन्स होता है विषाणुओं का अध्ययन। विषाणु मतलब वायरस। तो वायरसेस का जो अध्ययन होता है, यानी जो स्टडी ऑफ वायरसेस होती है, दैट इज कॉल्ड वायरोलॉजी। देखिए अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच का जो ऊतक है वो किससे बना होता है। आपको बताना है कि देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। जब आप ये समझ जाते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या आंसर मांग रहा है या एग्जैक्टली वो पूछना क्या चाहता है, तभी आपका जो आधा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आपका जो एपिडर्मिस होता है, आउटर लेयर या त्वचा के नीचे, यानी एपिडर्मिस जो होता है उसके नीचे जो सेकेंड लेयर होती है, और ये जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, आंतरिक ऑर्गन है ना, ये टर्म जो आप देख रहे हैं आंतरिक ऑर्गन, इसको विसरल ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। तो इन विसरल ऑर्गन्स और ये जो आउटर लेयर होती है, इनके बीच का जो टिश्यू है वो क्या कहलाता है, तो आपको उसका नाम बताना है, ठीक है। ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो देखिए 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला है तंत्रिका, दूसरा है संयोजी, तीसरा है मांसल और चौथा है एपिथेलियम। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संयोजी ऊतक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको ध्यान में रखना है कि ये जो संयोजी ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। पहले स्क्रीन को साफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये जो संयोजी ऊतक होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए संयोजी ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है लचीला संयोजी ऊतक, ठीक है। दूसरा जो है वह आपका सघन संयोजी ऊतक, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, ठीक है। और विशिष्ट संयोजी कृत ऊतक, अब देखिए शिथिल संयोजी ऊतक में जो कोशिका और तंतु होते हैं वो एक दूसरे से अर्धतल यानी कि आधारीय पदार्थ से शिथिलता से जुड़े हुए होते हैं, यानी काफ़ी स्ट्रांगली जो ऑर्गन्स होते हैं, विजुअल ऑर्गन्स जो और आउटर लेयर यानी कि एपिडर्मिस होते हैं, दोनों के बीच में काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो जुड़ाव होता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए फैट ऊतक, यानी फैट जो टिश्यूज होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं, क्योंकि फैट जो होता है उससे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लेयर के बीच में डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, फैट, ठीक है। अगला देखिए जो हमारी लेयर होती है स्किन की, यानी कि एपिडर्मिस, इसी त्वचा के नीचे ये स्थित होता है। कौन सा संयोजी ऊतक, ठीक है। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो वसा संग्रहित करने के लिए विशिष्टतः होती हैं, और भोजन से जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आता वो वसा के रूप में परिवर्तित हो करके इन ऊतक में संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है संयोजी ऊतक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन से होते हैं 2 मुख्यतः पादप ऊतक, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। दूसरा है आपका विभाज्योतक ऊतक और सरल स्थायी ऊतक। दूसरा है आपका विभाज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। और लास्ट है आपका सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आता है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कैसे, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कोशिकाओं के समूह को जो है वो क्या कहते हैं, ऊतक, यानी कि सेल जो है, सेल्स का एक ग्रुप जो कि एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है उसे टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। टिश्यू यानी कि ऊतक। अब पादप ऊतक देखिए बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है विभाज्योतक ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक, ठीक है। विभाज्योतक से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो उन्हें ध्यान रखना है कि विभाज्योतक मतलब होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी ऊतक मतलब होता है परमानेंट टिश्यू। तो ये विभाज्योतक या इसमें होता है एपिकल, मेरिस्टेमेटिक और लेटरल, ठीक है। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल होता है, और स्थायी ऊतक में आपके जाइलम फ्लोएम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। स्थायी ऊतक में आपके स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा भी आ जाते हैं, तो इस भी एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो फिलहाल आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विभाज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे जो प्लांट सेल होता है वो 2 टाइप के टिश्यूज में डिवाइड होता है। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है।
और जिन टिश्यूज़ को के अंदर जो डिवीजन की क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है, उन्हें विभाज्योतक ऊतक के नाम से भी जाना जाता है और ये बेसिकली पौधों के वर्धी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्थायी ऊतक जो होते हैं कोशिकाओं के ऐसे ग्रुप होते हैं, जो सेल्स होते हैं उनका एक ऐसा ग्रुप होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता का अभाव होता है। ठीक है, यानी कि ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ तो लगातार डिवाइड करते हैं, ग्रो करते रहते हैं, लेकिन स्थायी ऊतक और परमानेंट जो टिश्यूज़ हैं ये क्या करते हैं, परमानेंट टिश्यू कि ये एक लिमिट तक डिवाइड करते हैं और जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर जो डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है, वो चली जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। ठीक है, अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है, तो स्थायी ऊतक जो होते हैं इनका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट मतलब कि पौधा में जो स्टेम है उसको, वो पौधा आंधी में और तूफान में लचक तो जाता है लेकिन गिरता नहीं है। ठीक है, तो ये इस टाइप की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो कौन प्रोवाइड करता है, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और बेसिकली ये पाया जाता है एनुअल या पेरेनियल प्लांट्स में, यानी कि जो सालों साल पौधे जीवित रहते हैं उनमें पाया जाता है स्थायी ऊतक। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं उन्हें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उन्हें माइंड से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर रहे हैं या जो आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं वो भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पस से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तो जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है, यानी कि जो आप ये डाइवर्सिटी देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, उसका जो बेस है, बेसिक सोर्स है, वो है क्या। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पे। सबसे पहला है उत्परिवर्तन, दूसरा है कॉस्मिक विकास, तीसरा है वंशानुक्रम और चौथा है कीड़वन क्रिया। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, यानी कि जैविक विविधता का जो आधारभूत स्रोत होता है वो होता है उत्परिवर्तन, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जीवों में होने वाले जो अचानक परिवर्तन है, जो वंशानुक्रम होकर उत्परिवर्तित हो जाते हैं, वही कहलाते हैं आपके जो वंशानुगत होते हैं। ऐसे अचानक परिवर्तन जो वंशानुगत मतलब अपने पेरेंट्स से लेकर के प्रोजनी में आने वाली जनरेशन में आए होते हैं ना, उन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं, थोड़ा सा चेंज होकर के। ठीक है, और यूगो डिवरीज थे जिन्होंने उत्परिवर्तन का कॉन्सेप्ट था उसको जीवों में इन्होंने ढूंढा था और जैव विकास का आधार भी माना था। यानी कि यूगो डेवरिस ने पहले ही उत्परिवर्तन के बारे में, यानी कि म्यूटेशन के बारे में या जेनेटिक जो चेंज होते हैं उनके बारे में बताया था अपनी बुक में, और इसके साथ साथ उन्होंने जैविक विकास का आधार भी माना था उत्परिवर्तन को। ठीक है, यानी कि डाइवर्सिटी को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सिर्फ आपके एस्टेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनमें रेलवेज आते हैं, एसएससी वगैरह आते हैं। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है 4 ऑप्शंस में निमैटोडा, दूसरा है ऑर्थोपोडा, तीसरा है एनेलिडा है, ठीक है, डा है, तीसरा है एनेलिडा और चौथा है मोलस्का। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो होता है ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑर्थोपोडा ये बहुत बड़ा समूह है सबसे बड़े जानवरों का। ठीक है, सबसे बड़े जानवर मतलब दुनिया के सबसे बड़े जानवर नहीं, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ जो क्रिएचर्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है ऑर्थोपोडा, यानी कि सबसे बड़ा समूह है जिसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। तो ऑर्थोपोडा जो होता है इसमें प्राणियों और प्रजातियां जितनी भी होती हैं, पृथ्वी पर लगभग जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं उसकी 2/3 मात्रा सिर्फ ऑर्थोपोडा संघ में पाई जाती है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये, और इनका शरीर, वक्ष और उदर जो होता है इनमें बटा होता है, और शरीर के चारों तरफ एक खोल जैसी रचना पाई जाती है। और जनरली देखा गया है कि इनके सभी पार्ट्स में और पैर की ओर एक जो इसके पोस्टीरियर लेग्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं, यानी कि जो आपने देखा होगा इस तरीके से मकड़ी टाइप का या कॉकरोचेस टाइप का, तो ये जो पीछे के जो पैर होते हैं ना ये अपेंडिक्स द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और सिर के 2 संयुक्त नेत्र होते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 जॉइंट आईज हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जंतु एक लिंगी होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं और जल और स्थल दोनों में ही पाए जाते हैं। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑर्थोपोडा जो है संघ, उसका जो है इंपॉर्टेंट फीचर है क्या। तो ये तो चीज़ आपने जानी कि इनका क्या होती है, इनके जो नेत्र होते हैं
यहाँ पे संयुक्त नेत्र मतलब कंपाउंड आई, ठीक है। कंपाउंड मतलब क्या कि एक ही आंख के अंदर छोटे 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 कई सारी आईज का एक ग्रुप इन्हें नजर आएगा, ठीक है। जैसे आपने फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर देखा है ना, तो वैसे इनकी आई का जो है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कंपाउंड आई। और इनके जो लेटरल जो पैर होते हैं, पीछे के साइड के पैर होते हैं, जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसारण को कौन सी गति कहा जाता है। यानी कि भोजन नली जो होती है उसके दीवारों के अंदर लगातार, आपको पता होगा कि जब हम कोई भी फूड जो होता है उसे लेते हैं तो ये हमारी ईसोफेगस है, जिसे हम आहार नाल बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपका इधर है खाना, ठीक है, जो आपने खाना खाया। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ होते हैं, एक चाइम होता है और दूसरा होता है बोलस, ठीक है। तो बोलस तब कहा जाता है जब इसके अंदर आपका जो मुंह का जो आपका एंजाइम है, ठीक है, सैलिवरी अल्फा अमाइलेज इसके अंदर मिक्स हो जाता है तब। लेकिन अगर आप इसको अभी आपने इसको फूड की तरह आपके मुंह में चबा रहे हैं तो ये चाइम कहलाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, बोलस। तो जैसे ही ये बोलस यानी जो आपके फूड मटेरियल का जो गोला है वो ऐसे ऐसे नीचे जाता है, तो पहली चीज़ तो ये कि पीछे की तरफ ये ऐसा दबता हुआ प्रेशर क्रिएट करते जाता है और आगे की तरफ चौड़ा होते जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होता है यानी कि दीवारों के संकुचन और प्रसारण की गति का, तो इसे क्या टर्म दिया जाता है साइंस की भाषा में, ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बात क्या है, क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। और अभी हमने कहा ना कि जब आपने क्वेश्चन समझ लिया आधा, तो यहीं पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मतलब अगर आपने ये समझ लिया कि क्वेश्चन आपसे एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, तो आप आंसर को इजीली जान सकते हो। और कई कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, एट दैट सिचुएशन आप आंसर भी अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आता है, देखिए करेक्ट आंसर नहीं, पहले ऑप्शंस को देखते हैं। तो चार ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला है क्रमाकुचन, दूसरा है जठर संबंधी, तीसरा है दोलनी और चौथा है अनुशीथिलन, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बनता है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क्रमांकुचन, ठीक है। क्रमांकुचन, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हें ध्यान में रखना है कि क्रमांकुचन को इंग्लिश में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको समझ में आ गया होगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ पेरिस्टाल्सिस। ये आपकी ईसोफेगस है ये, और इसके पीछे क्या होता है कि जब ये खाना आगे की तरफ मूव करता है तो ये चौड़ा होते जाता है और पीछे का जो सेक्शन है वो इस तरीके से दबता चला जाता है, तभी ये फूड जो होता है प्रेशर के साथ में नीचे जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, क्रमांकुचन और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जो है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसारण को क्रमांकुचन की गति कहा जाता है, और मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन यानी कि जो हमारा ये फूड जिसके अंदर सैलिवरी माइलेज पाया जाता है वो, और जो फूड होता है मिक्स होकर के ग्रास नली यानी कि जो ईसोफेगस होता है यहाँ से चला जाता है। और ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो कि अमाशय में खुलती है, यानी कि जो आपकी ईसोफेगस है सीधे स्टमक में जा करके खुलेगी, ठीक है। और इसकी दीवार जो होती है यानी कि ये जो वॉल्स होती हैं ये पेशीय ऊतक के द्वारा बनी हुई होती हैं, और इसके साथ ही इनके अंदर एक प्रकार का जो है वो संकुचनशील एबिलिटी होती है, यानी कि बार बार कॉन्ट्रैक्ट करने की, एक्सपैंड करने की जो है वो टेंडेंसी पाई जाती है, ठीक है। और भोजन जैसे ही इस नली में पहुंचता है वैसे इसकी दीवारों के अंदर तुरंत ही एक प्रकार का संकुचन या सिकुड़ना और शिथिलन यानी कि फैलाव शुरू हो जाता है, इसे ही क्रमांकुचन कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है और जो क्वेश्चन का आंसर है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क्रमांकुचन। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। तो चार ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है दिल, ऑप्शन नंबर 2 है पित्ताशय, ऑप्शन नंबर 3 है गुर्दे और ऑप्शन नंबर 4 है प्लीहा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुर्दे, यानी कि शरीर का वो अंग जो कि खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, यानी कि ब्लड प्योरिफिकेशन आपका कहाँ होता है, किडनीज में, ठीक है। अच्छा, कई जो स्टूडेंट्स हैं वो
स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो हमारा ब्लड प्योरिफिकेशन है वो हमारे हार्ट में होता है, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हार्ट का क्या काम है? पंपिंग करने का। जैसे आपने देखा होगा ना, सबमर्सिबल होता है तो वो पानी नीचे से खींचकर ऊपर तक लेकर आता है ना, हैंड पंप तक। तो यही फंक्शन जो है आपके हार्ट का होता है। हार्ट जब दबता है तो ब्लड बाहर आता है, बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है, और जब हार्ट एक्सपैंड करता है तो जो ब्लड होता है, जो कि इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, वो बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक जाता है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है यहाँ पे, जिसमें एसए नोड, एबी नोड, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो अगर आपको ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट में जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर कोई डाउट है इन चीज़ों को लेकर के तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हालांकि हाँ, टीजीटी पीजीटी का बैच हम अपने चैनल पे चला रहे हैं, तो अगर आपको वो भी देखना है तो आप उसका भी जो छोटा छोटा वीडियोस है उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है वो ये कि गुर्दा खून के शुद्धिकरण से संबंधित होता है, क्योंकि निस्पंदन यानी कि जो डायलिसिस की जो क्रिया होती है वो वक्र के संरचनात्मक इकाई यानी कि नेफ्रॉन में जो होता है डायलिसिस का प्रोसेस होता है। और यहाँ पर ग्लोमेरुलस होता है, जिसे कोशिका गुच्छ भी कहा जाता है। तो श्वसन के तंत्र में नाक, स्वर यंत्र, श्वास नलिका और और फेफड़ों में जो आते जाते रक्त जो रहते हैं ना, उन रक्त को किडनी में ले आकर के साफ करने का जो काम होता है वो किसका होता है? किडनी का। ठीक है, सांस के माध्यम से शरीर के जो जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ से जो अशुद्ध ब्लड होता है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट के पास आता है, और हार्ट इसे किसको ट्रांसफ़र करता है? किडनी की तरफ। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि बॉडी के अंदर होता है। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि ईश्वर ने, जो हमारे गॉड हैं, उन्होंने हमें ऐसा बनाया है। ठीक है, क्या हम इंसानों के पास इतनी एबिलिटी है कि उस ईश्वर की बनाई हुई रचना को हम इस तरीके से बना सके अपने हाथों से? ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप कर रही है वो हो सकता है कि हम अपनी कॉपी बना सके। तो चलिए, ये तो साइंस की बात है, साइंस पे छोड़ते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां क्रियान्वित होती हैं? तो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। देखिए, क्वेश्चन आपसे एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 4 ऑप्शन आप सभी के दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी क्रिया है जो कि स्वैच्छिक होती है, यानी कि हम एबल होते हैं वो खुद करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, जैसे कि आप पल के झपका सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, हार्ट बीट आपकी अपनी मर्ज़ी से तो नहीं चलती, तो वो अपने आप ही चलती रहती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं ना, ये स्वैच्छिक कहलाते हैं, जो अपनी इच्छा से कर पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपने इजीली समझ लिया होगा कि क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि वो कौन सी गतिविधियां हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि स्वैच्छिक मांसपेशियों द्वारा क्रियान्वित होती हैं। यहाँ पे द्वारा होना चाहिए था। ठीक है, चलिए इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला है मेंढक का कूदना, दूसरा है पेट में भोजन की गति, तीसरा है हृदय का धड़कना, और चौथा जो है हाथ से लिखना। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होता है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या है? देखिए, ऐसी किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां क्रियान्वित होती हैं? तो ये देखिए, मेंढक का कूदना, ये क्या है? स्वैच्छिक है, मतलब अपनी इच्छा से जो मेंढक है वो कूद रहा है। ठीक है, अब देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर यानी कि जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं वो रेखित यानी कि जो स्ट्रेट या लीनियर जो स्ट्राइएटेड ऊतक यानी जिन्हें स्ट्राइएटेड टिश्यू कहते हैं, हिंदी में उन्हें रेखीय पेशी कहा जाता है। तो इनमें व्यक्ति की जो इच्छा है उसके अनुसार से जो मूवमेंट है वो होता है। इसके अंतर्गत सिर, धड़, कंकाल पेशियां जो आदि हैं उनका मूवमेंट आता है। तो मेंढक का कूदना और हाथ का और हृदय की धड़कन का और आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार और संकुचन जैसी जो गतिविधियां हैं वो ऐच्छिक नहीं है। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात इन सभी गतिविधियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते, और यही जो प्रकार की गतिविधियां हैं वो अनैच्छिक यानी कि इनवॉल्यूंटरी कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पे स्वैच्छिक आपसे पूछा जा रहा है, तो मेंढक का कूदना, क्योंकि मेंढक खुद कूद सकता है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा? करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1।
अब दोस्तों देखिए, ये हमारी वीडियो का लास्ट सेक्शन है जहाँ पर ये हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन है और यहीं पर आप जुड़ करके डेली पीडीएफ ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। अगर पीडीएफ डेली ना पॉसिबल हुआ तो हाँ, क्वेश्चन आपको डेली वहाँ पे मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलते हैं और इन जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं आप उनको डेली पढ़ते रहिए, ठीक है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्लेन करते हैं कि मैम स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, ये जो स्टडी मटेरियल है वो आप ही के लिए आता है, आप उनको पढ़िए, ठीक है। अपना अगर आपको आता है तो ठीक है, आप उन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, एक बार और रिवाइज़ कर लीजिए। रिवाइज़ करना इज़ ऑलवेज़ बेटर, ठीक है। तो रिवाइज़ कीजिए चीज़ों को, फैक्ट्स को समझिए। और आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है कि आज का जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को समझ में आया होगा। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।